नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मीमांसा प्लेटफॉर्म पर हम यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत हम पूर्व के वीडियोस में सन 2017 का पेपर 1 को सॉल्व कर चुके हैं। इसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे 2017 वाली प्लेलिस्ट में, ठीक है, जो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। आज हम 2017 का पेपर 2 देखने वाले हैं। उसका प्रथम प्रश्न जो कि महाकाव्यों से संबंधित होता है, ठीक है। इसमें गद्य काव्य पद्य काव्य दोनों ही आ जाते हैं क्योंकि आख्यायिका और कथा इत्यादि इसमें शामिल हैं। तो कुछ प्रश्न आख्यायिका से भी आते हैं, कुछ कथा से, जैसे कि कादम्बरी कथा इसमें आई है, ठीक है। और महाकाव्य रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, कुमार संभवम इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं पाठ्यक्रम में, ठीक है। तो उन्हीं से इसमें प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न एकदम निश्चित होते हैं, ऐसा नहीं है कि नए नए टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हों, ऐसा नहीं। वही प्रश्न इसमें आ रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुके हैं। अतः हमारा यहाँ पर ये प्रश्न सॉल्यूशन का जो सीरीज चला रहे हैं हम, ये सीरीज ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए लाभदायक है क्योंकि संस्कृत के प्रश्न ऑलवेज रिपीट होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ऑलवेज रिपीट होते हैं, यानी कि वही प्रश्न बार बार अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे आपसे। तो इसलिए इसको एंड तक देखिएगा और अपने पहले से नहीं देखे हैं लेक्चर्स को, नहीं आप कनेक्ट हो पाए थे, तो उन सभी प्लेलिस्ट के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। आप जाकर के उनको जरूर देख लीजिएगा। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें दोस्तों कि इस 2017 के प्रश्न पत्र से पूर्व हम 2022, 21, 20, 19, 18 के भी प्रश्न पत्रों को हल कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं बेसिकली पेपर 2 का प्रथम प्रश्न 2017 वाला। तो चलिए बिना किसी विलंब के हम प्रारंभ करते हैं। इसमें प्रश्न आपको सारे अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। 5 प्रश्न उप प्रश्न इसके अंतर्गत होते हैं और ये अनिवार्य प्रश्न होता है दोस्तों, ठीक है। अनिवार्य प्रश्न होता है तो आप इसको स्किप भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसमें प्रथम प्रश्न है और ये प्रश्न पढ़ लीजिएगा। 150 शब्दों में आपको उत्तर प्रस्तुत करना है। प्रथम प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्यम अवलंब्य क इह रघुकारेण रमते इति मतस्य यथार्थ्यम संयुक्तिकम सौधारणम च प्रतिपाद्यताम्। प्रश्न का तात्पर्य है कि रघुवंश जो महाकाव्य है कवि कालिदास जी का, उसमें कह इह रघुकारे ये रमते, ये जो उक्ति है, ये जो मत है, इसकी इस उक्ति की उदाहरण सहित समीक्षा प्रस्तुत करनी है, इसको प्रतिपादित करना है, वो बताना है। पहले तो उस उक्ति का तात्पर्य बता दीजिए आप कि इसका क्या तात्पर्य है, ठीक है। फिर आप इसको विस्तृत रूप में लिखेंगे और रघुवंश महाकाव्य की भी कुछ विशेषताएं आप इसमें ऐड कीजिएगा। मतलब इस प्रश्न के अंतर्गत आप क्या क्या लिख सकते हैं, मैं आपको वही जानकारी दे रही हूँ। यहाँ पर इस सूक्ति का यह तात्पर्य है कि कह इह रघुकारेण रमते, अर्थात इस रघुवंश महाकाव्य में ऐसा कौन सा प्राणी है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका मन नहीं लगता है। तात्पर्य यह है कि इस रघुवंश को पढ़ने में प्रत्येक व्यक्ति का मन लग जाता है, यानी सभी का लगता है, सभी का मन इसमें रम जाता है, ठीक है। अथवा हम ये कहें कि रघुवंशी राजाओं का जो चरित्र है उसको पढ़ने में, उस चरित्र का रसपान करने में सभी को परमानंद की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि कह इह रघुकारेण रमते, कि ऐसा कौन सा प्राणी है इस संसार में जिसको रघुवंश महाकाव्य पढ़ने में या उसका रसपान करने में आनंद की अनुभूति ना होती हो या वो रम नहीं जाता हो, ठीक है। तो यही इसके महत्व को यहाँ पर बताना है। आपको ज्ञात तो होगा इसे, रघुवंश महाकाव्य मूलतः 19 सर्गों में विभक्त है, जिनमें रघुवंशी राजाओं के का जो है चरित्र का विस्तृत वर्णन आपको देखने को मिलता है। और ये प्रारंभ होती है नंदिनी गौ की कथा से, पूरा ये रघुवंश महाकाव्य प्रारंभ होता है, आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो इस रघुवंश महाकाव्य की कथा वस्तु के विषय में बात करें तो ये वाल्मीकि की रामायण से ही अभिप्रेरित है, यानी कि उसी उपजीव्य से यहाँ पर ये कथा वस्तु ग्रहण की गई है, कुछ फेर बदल किए गए हैं।
इतना आप ध्यान रखिएगा। बाकी इसके विषय में काफी सारी चीजें आप इसमें जैसे कि रघुवंश महाकाव्य में क्या क्या विशेष रूप से बताया गया, रघुवंशी राजाओं का क्या वर्णन है। जैसे मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको रघुवंशी राजाओं के चरित्र का अध्ययन करने में या उसका रसपान या आनंद लेने में उसका रसपान करने में आनंद की अनुभूति ना होती हो, यानी कि सभी को होती है। तो उसमें इस प्रश्न के अंतर्गत आप रघुवंशी राजाओं के चरित्र के विषय में भी बता सकते हैं। रघुवंशी राजाओं के विषय में कि अज है, या फिर अब आप राम के विषय में ले लीजिए, दशरथ है, और भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, रघु है। तो चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, नारिकेल फलम फल समितम वचो भारवे हर मतम इदम संयुक्तिकम सौधारणम च समीक्षेताम। प्रश्न है कि नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवे है, ये जो सूक्ति है, ये मत है, इसकी उदाहरण सहित आपको समीक्षा प्रस्तुत करनी। ये भी सूक्ति से संबंधित प्रश्न है। आप ध्यान रखिए दोस्तों, ऑलवेज पेपर 2 का जो प्रश्न होता है महाकाव्य से संबंधित वाला, उसका प्रश्न पत्र यानी कि पेपर 2 का प्रथम प्रश्न जो होता है वह मोस्टली सूक्तियों से ही रिलेटेड होता है। तो आपको इसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि जो भी सूक्तियां उन काव्यों से रिलेटेड है उनको आप कवर कर ले, और उन सूक्तियों का क्या तात्पर्य है उनको आप अच्छे से लिख लें। ठीक है, यदि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ऐसा में आप सेव करना चाहते हैं, तो इसके हम प्रिपरेशन भी करवाते हैं यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल की। आप जाकर के एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन पर इसका पूर्ण कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस सूक्ति का क्या तात्पर्य है जानते हैं। नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवे है। सबसे पहले तो ये ज्ञात होना जरूरी है कि ये सूक्ति किसके द्वारा कही गई है। ठीक है, तो ये सूक्ति मूलतः टीकाकार मल्लिनाथ द्वारा कही गई है। सूक्ति का तात्पर्य है कि नारियल फल के समान वाणी है, अर्थात जिस तरह नारियल बाहर से कठोर तथा अंदर से कोमल होता है, ठीक उसी तरह महाकवि भारवी की वाणी भी देखने पर नारियल के समान कठोर तथा उसमें प्रवेश करने पर अत्यंत सरल प्रतीत होती है। ये सूक्ति विशेष रूप से महाकवि भारवी, जो कि किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं, उनके विषय में टीकाकार मल्लिनाथ ने कही है, उनकी प्रशंसा में। ठीक है, तो विशेष संदर्भ किरातार्जुनीयम, चूंकि इनकी एक लोती कृति है, या हम ऐसा कह सकते हैं, या एक मातृ कृति है किरातार्जुनीयम। तो स्पष्ट है कि नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवी की यह प्रशस्ति मल्लिनाथ द्वारा दी गई है। 18 सर्गों में निबद्ध कवि भारवी की एकमात्र रचना है। महाकाव्य किरातार्जुनीयम पर मल्लिनाथ द्वारा घंटापथ टीका भी लिखी गई है, और इस रचना के लिए नारिकेल फल समितम वच उक्ति के अतिरिक्त भारव्यर्थ गौरम उक्ति भी आपको कालिदास जी के विषय भारवी के विषय में आपको देखने को मिलेंगी, जो कि अत्यंत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये उक्ति मैंने बताई, एक तो भारव्यर्थ गौरम, इस तरीके से आप किरातार्जुनीय महाकाव्य से संदर्भित ये सूक्ति का तात्पर्य आप ज्ञात कर सकते हैं। इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे भी जाएंगे आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कादम्बरी रसज्ञानम आहारोऽपि न रोचते अस्य आशयः स्पष्टीकरणीयः। देखिए, कादम्बरी रसज्ञानम आहारोऽपि न रोचते, ये जो सूक्ति है ये भी सूक्ति ही है। इसका आशय आपको बताना है, यानी कि इसका क्या तात्पर्य है वो बताना है, स्पष्ट करना है। तो ये विशेष रूप से कादम्बरी जो अपनी कथा है इस प्रश्न के अंतर्गत उससे संदर्भित है। सूक्ति का तात्पर्य यह है कि कादम्बरी कथा का पाठ करने वाले जो सहृदय हैं, उन सहृदयों को आहार भी रोचक नहीं लगता है, यानी कि ये कादम्बरी कथा अत्यंत रुचिकर है। अथवा हम ये कह सकते हैं कि कादम्बरी के आस्वाद के सामने भोजन का रस भी रसहीन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रस्तुत सूक्ति है, इसके माध्यम से कादम्बरी कथा को महिमा मंडित किया गया है, इसकी महत्ता को बताया गया है, क्योंकि इसका प्रत्येक बिंदु पाठक को आकर्षित किए बिना नहीं रहता है। पाठक परमानंद की प्राप्ति में दक्षित होकर के आत्मविभोर हो जाता है, फिर तो उसे आहार आदि भौतिक जो वस्तुएं हैं या भौतिक जो सुख है वो भी प्रिय नहीं लगते हैं, वो भी रुचिकर नहीं लगते हैं। अतः प्रस्तुत सूक्ति में जो भावना दृष्टि गोचर हुई है वो हमें कह सकते हैं कि एकदम यथा कथित है, मतलब यथावत सत्य है। ठीक है,
इसके अलावा इसके विषय में एक और बात कही गई है दोस्तों, जो आपको ज्ञात होनी चाहिए, और आप इससे संदर्भित प्रश्न भी पूछा जा सकता है और ये चीज आप कोट भी कर सकते हैं। वो ये है कि कादम्बरी का एक अर्थ मदिरा होता है। ठीक है, यहाँ तो ये कादम्बरी की महत्ता के विषय में रसज्ञानम आहारोपिन रोचते, इस सूक्ति का तात्पर्य मैंने आपको बताया है, जो इस संदर्भित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। फिर दूसरी चीज है कि कादम्बरी का अर्थ समझाते हुए, कादम्बरी का तात्पर्य बताते हुए इसके विषय में बताइए या इसके महत्व को प्रदर्शित कीजिए। इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये संभावना है, अभी तक पूछा नहीं गया है। तो कादम्बरी का एक नाम यानी कि अर्थ ही समझ लीजिए मदिरा, मदिरा है। ठीक है, कादम्बरी के समान आह्लाददायक, मादक और आकर्षक होने के कारण संभवतः कादम्बरी पद का श्लिष्ट अर्थ संगत होता है। और इसे श्लिष्ट अर्थ को ध्यान में रखते हुए स्वयं भूषण भट्ट, जो कि महाकवि बाणभट्ट के पुत्र हैं, इन्होंने कादम्बरी के विषय में लिखा है कि कादम्बरी रस भरे समस्त एव मत्तो न किंचित अपि चेत्यते जनोड्यम। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि कादम्बरी के रस भर मात्र से ही ये समस्त सहृदय वर्ग इतना मत्त हो गया है कि उसे अब तनिक भी चेतना नहीं रही है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ये जो बाण की कृति है कादम्बरी, ये एक सरस एवं सहृदयाकर्षक कृति है, और बाण भी एक सहृदयाकर्षक साहित्यकार हैं, जो कि पात्रों के अंतर मन में प्रविष्ट होकर उनके साथ तादात्म्य स्थापित करके प्रसंगानुसार भावों की सफल अभिव्यक्ति बाण की एक प्रमुख विशेषता है। और ये आप इसमें बता सकते हैं, जैसे कि बाण ने स्त्री व पुरुष की स्वाभाविक जो मनोदशा है उसका चित्रण कादम्बरी में बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है, जो कि देखने को मिलता है। जैसे सुख के वृतांत वर्णन में जो मनोभाव प्रदर्शित किए गए हैं वे हृदय को द्रवित कर देते हैं। फिर महाश्वेता वृतांत में हम देख पाते हैं कि महाश्वेता की क्या विशेषताएं वहां पर बताई गई और कितने अच्छे ढंग से विस्तृत रूप से उन्होंने महाश्वेता के गुणों के विषय में बतलाया है। ये तो मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है, बहुत सारी चीजें जो कि सुंदर हैं कादम्बरी में और सभी पाठकों को ये आकर्षित भी करते हैं। इसीलिए कहा है कि रसज्ञानम आहारोपी न रोचते। कादम्बरी कथा ऐसी कथा है जिसका रसपान आपने कर लिया तो आपको भौतिक वस्तुओं को भी जो रुचि है उनमें भी रुचि को छोड़ देंगे। कादम्बरी एक ऐसी कथा है। ठीक है, जिस दिन आपने इस कथा को अंतर्निहित कर लिया, कहने का तात्पर्य यह है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिया रट लिया, नहीं नहीं, जिस दिन आपने इस कथा को अंतर्निहित कर लिया, इसमें आपने आनंद की अनुभूति कर ली, उस दिन आपको भौतिक वस्तुओं में भी रुचि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वर्णेकर प्रणीते महाकाव्य शिवराजोदय उपपादनीय। एस बी वर्णेकर द्वारा विरचित ये काव्य है शिवराज उद्यम। ठीक है, शिवराज उद्यम के विषय में आपको यहाँ पर बताना है। शिवराज उद्यम एक महाकाव्य है और श्री शिवराजोद्यम एक ऐतिहासिक महाकाव्य है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, जिसको 68 सर्गों में 68 सर्गों में निबद्ध किया गया है। ठीक है, इस महाकाव्य का कथानक इतिहास प्रसिद्ध है, जैसे कि जिसमें इसमें धीरोदात्त आदि गुणों से युक्त सत्कुलोद्भूत शिवाजी महाराज के प्रमुख इसके नायक हैं और उनके विषय में यह पूरा कथा है। मतलब शिवाजी हैं महाराष्ट्र के, उन शिवाजी की कथा से ही ये कथा संदर्भित है। कुछ कुछ परिवर्तन इन्होंने किए हैं, इसीलिए इस कथा का नाम इस महाकाव्य का नाम शिवराजोद्यम है, जहां पर शिव के यानी शिवाजी की अभ्युदय के विषय में बताया गया है। यह महाकाव्य एक तो वीर रस प्रदान है, जैसे कि इसकी कथा वस्तु से ही ज्ञात हो जाता है, तथा इसमें करुण, रौद्र, विभत्स, भयानक आदि रसों का भी यथास्थान पर सम्यक वर्णन देखने को मिलता है। इस काव्य के विषय में आप बता सकते हैं कि इसमें वस्तुतः 5 संधियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये जैसे कि आप महाकाव्यों का महाकाव्य अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं वो अवश्य ही बताते हैं। तो यहाँ पर शिवराज उद्यम के महत्ता को ही बताना है, उसकी विशेषता को ही बताना है, अतः यहाँ पर 5 संधियों के विषय में आप बता सकते हैं। ठीक है, और
यानी 5 संधियों का प्रयोग किया गया है। और सर्ग प्रायः छंद निबद्ध है कि सभी सर्गों में छंद दिए गए, मतलब छंद ही होते हैं बेसिकली महाकाव्य में। ठीक है, ये क्वालिटी है, मतलब गुण है, हमें कह सकते हैं विशेषता है। सर्गांत में छंद परिवर्तन भी हुआ है, जैसे कि महाकाव्य की विशेषता होती है। फिर इस काव्य में नगर, दुर्ग, सरोवर, उपवन, ऋतु, सूर्योदय, चंद्रोदय, विवाह और युद्ध आदि महाकाव्य वर्ण विषयों का सजीव और मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तथा स्वराज्य स्थापना की प्रतिज्ञा करना तथा अपने इस उद्यम में सफल होने की प्रधानता से वर्णन होने से इस महाकाव्य को शिवराजोद्यम अर्थात जिसमें शिवाजी महाराज के राज्य का अभ्युदय नाम से ये अभिहित किया गया है, उसी के विषय में ये काव्य बताया गया, मतलब ये कथा बताई गई है। और इस दोस्तों सबसे ज्यादा इस महाकाव्य की जो विशेषता है वो यह है कि इस महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग का नामकरण उस सर्ग के वर्ण विषय के आधार पर किया गया, यानी कि प्रत्येक सर्ग जो कि 68 सर्ग मैंने आपको बताया है, उन 68 सर्ग का अलग अलग नाम उनमें निहित विषयों के अनुरूप दिया गया है। ठीक है, ये एक इसकी मूल विशेषता है, इसमें देखने को मिली है। और इस महाकाव्य में मुख्यतः समस्त शास्त्रीय लक्षणों का पालन हुआ है, जिसमें कि प्रमुख रूप से देशभक्ति की भावना मुखरित हुई है, जैसा कि आपको ज्ञात है कि वीर रस पर आधारित कृति है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि यह महाकाव्यत्व की समस्त विशेषताओं से युक्त श्री शिवराजोद्यम संस्कृत का एक उत्कृष्ट महाकाव्य है, और जो कि एस.डी. वर्णेकर की कृति है, वर्णेकर महोदय। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न का क्या तात्पर्य है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दश कुमार चरितम विषय कृत्य दंडिनः पदलालित्यं प्रमाणीयता। प्रश्न से आई थिंक आपको ज्ञात हो गया होगा कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो ये दश कुमार चरितम जो आख्यायिका है महाकवि दंडी की, कवि दंडी की, क्योंकि गद्य शैली के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। इनकी दश कुमार चरितम में जो पद लालित्य देखने को मिलता है, या हमें कह सकते हैं गद्य शैली की विशेषताएं आपको इस प्रश्न के अंतर्गत बतानी है। प्रमाण सहित का तात्पर्य यह है कि प्रमाण बताना है, यानी कि कुछ ऐसे उदाहरण आपको इसमें बताने हैं। ठीक है, दंडिना पद लालित्यम इस सूक्ति के अंतर्गत उदाहरण, या हमें कह सकते हैं कि कोटेशन देकर के आप इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो आचार्य दंडी परिष्कृत गद्य शैली के जन्मदाता हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। और दश कुमार चरितम के विषय में हम बात करें तो इसकी शैली बहुत ही क्लिष्ट और समास बहुल है, यानी कि इसमें समासों का बहुल मात्रा में प्रयोग किया गया है, किंतु ऐसा भी नहीं है कि समास लंबे लंबे हो, सारे लंबे। कुछ समास आपको देखने को मिलेंगे लघु भी प्रयोग किए गए हैं, मतलब इजीली आप समझ पाए वैसा। ठीक है, तो और जो समास बहुल इसमें मतलब अधिक मात्रा में प्रयुक्त किए गए हैं, उसको एक सूक्ति के माध्यम से हम कह सकते हैं कि ओजः समास भूय स्वम एतद गद्यस्य जीवितम। गद्य का क्या स्वरूप होना चाहिए, उसमें भाव आदि रस अलंकारों का किस प्रकार समन्वय प्रस्तुत करना चाहिए, इसका आदर्श उन्होंने दश कुमार चरितम में प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो वे वैदर्भी शैली के कवि हैं और उनके भाषा में प्रसाद और माधुर्य गुणों की पराकाष्ठा है। उनमें भावों की विव्यंजना की शक्ति इतनी प्रबल है कि कठिन से कठिन राजनीति आदि के जो भी तत्व हैं उनको वो सरलता से सरल भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं। और इसमें जो भी तत्व हैं जैसे कि श्रृंगार है, करुण है, ठीक है, रस, तो श्रृंगार करुण आदि के वर्णनों में भी उनकी भाषा में प्रसाद और माधुर्य हमें देखने को मिलता है। ठीक है, दृष्टिगोचर होता है, ऐसा बोल सकते हैं। फिर प्रकृति आदि का वर्णन किया गया है, तो प्रकृति आदि वर्णन में समास युक्त और सालंकार पदावली भी उनकी ही प्रौढ़ एवं परिष्कृत भाषा का रूप है। फिर आप इसमें लिख सकते हैं कि दंडी की काव्य शैली वैदर्भी रीति का अनुसरण करती है। इनकी जो रीति है वो वैदर्भी रीति है। ठीक है, आप रीतियों को और इसके जो कि और भी हैं रीति, मान लीजिए वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी, 2 से 3 रीतियां, ज्यादा आपको याद नहीं करनी है। ठीक, इतना आप ध्यान रखिए कि कौन से कवि की कौन सी रीति है।
ये प्रश्न जब आप लिखेंगे किसी भी महाकाव्य से संबंधित या कवि से संबंधित, तो वहां पर आप इन चीजों को कोट कर पाएंगे, आपको ज्ञात होगा तो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। और आप इसमें बता सकते हैं कि जैसे कि वेदर भी ऋतु का अनुसरण करती है, इसके साथ अर्थ की स्पष्टता, फिर रस की सुंदर अभिव्यक्ति, कल्पना की सजीवता और शब्द का लालित्य, ये दंडी की शैली के विशेष गुण है। दंडी की शैली कैसी है, महाकवि भारवी की शैली कैसी है, कवि कालिदास जी की शैली कैसी है, उत्तरामचरितम के रचनाकार जो हैं भवभूति, उनकी शैली कैसी है। तो ये एक ही टाइप का प्रश्न है, अलग अलग कवियों के संदर्भ में थोड़ा बहुत फेरबदल होगा, तो उतना आप ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए इनको अलग अलग टाइप से। ठीक है। फिर देखिए, अब यहाँ पर दंडी जो है, दंडी गद्य काव्य या गद्य कवियों में बेजोड़ है। क्यों है? क्योंकि इनकी जो घटनाएं है वो रोमांचक, विपुल वर्णन, सामान्य पात्र चित्रण आदि इनकी मौलिक विशेषताएं हैं। सरल विषयों पर परिहास मुद्रा में तथा दुखांत एवं महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर मुद्रा में ललित पद विन्यास से प्रवाहित होकर आलोचकों ने यह उक्ति जगत प्रसिद्ध है, या आलोचकों की यह उक्ति जगत प्रसिद्ध है कि दंडी नहा पद लालित्यम, दंडी का पद लालित्य, यानी कि उनके पदों का जो लालित्य है वो हृदय को आकर्षित करता है, और जो उनकी शैली है वो समझ में आती है। भले ही उसमें समासों का बहुल प्रयोग किया गया है, किंतु समास ऐसे प्रयुक्त किए गए हैं कि कहीं पर दीर्घ भी हैं तो कहीं पर लघु भी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उनके दंडी के पदलालित्य के विषय में बताना है। कुछ सूक्ति इसमें जरूर कोट कीजिए, वैसे सभी में कोट करनी चाहिए आपको, मैं विशेष इसके संदर्भ में बता रही हूँ, उदाहरण देकर भी आप बताएंगे इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि किस तरीके से ये प्रश्न आपको लिखने हैं, तात्पर्य आपको ज्ञात हो गया होगा और आप इनको लिखने का जरूर से प्रयत्न करेंगे। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ दोस्तों। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप अंततः हमारे साथ बने रहें। ठीक है, तो नमामि संस्कृतम